नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज की कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर और एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? सबसे पहले हम आज इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और राज्य द्वारा भी इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले हम समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता से यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे और सभी वर्ग समान रूप से शासन की विधि के अधीन होंगे। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड की डायसी के विधि के शासन की संकल्पना का दूसरा उपसिद्धांत है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति देश की विधि के ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो, सामान्य विधि के अधीन होगा और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत होगा। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह प्रधानमंत्री से लेकर साधारण व्यक्ति कोई भी हो, विधिक औचित्य के बिना यदि कार्य करता है तो वह उस कार्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी होगा। विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य विधि के क्रियान्वयन से है कि विधि के क्रियान्वयन के समय समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पूर्णतः या भागतः राज्य विधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 15(1) राज्य के विरुद्ध है, जो कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। और अनुच्छेद 15(2) व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत उल्लेखित है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य यदि स्त्री और बालकों के लिए कोई भी प्रावधान करता है उनके विकास के लिए, तो इससे अनुच्छेद 15 के तहत समानता के अधिकार में बाधा नहीं पहुंचेगी, अर्थात राज्य स्त्रियों और बच्चों के संरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात या फिर अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत
शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों और ST SC के लोगों के लिए यदि राज्य कोई प्रावधान करता है या विशेष उपबंध करता है तो यह भी अनुच्छेद 15 के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार दिया गया है, साथ ही राज्य को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो स्त्रियों, बालकों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों जैसे SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और इस प्रावधान करने की व्यवस्था से अनुच्छेद 15 के समानता के अधिकार में कोई बाधा नहीं होगी, अर्थात इसे वैध माना जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समता के अधिकार को प्रदान करता है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा और या उनसे विभेद नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से लोक नियोजन के अवसर में अनुच्छेद 16 के तहत समता प्रदान की गई है, किंतु अनुच्छेद 16(3) में यह भी उल्लेखित है कि संसद किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकार के अधीन नियोजन या नियुक्ति के किसी वर्ग के लिए शर्त के रूप में निवास का उपबंध कर सकती है। यदि संसद के द्वारा राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार के अधीन नियोजन या नियुक्ति के किसी वर्ग के लिए शर्त के रूप में निवास का उपबंध किया जाता है तो यह लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समता है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत यह भी दिया गया है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में लोक नियोजन या राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकती है। अर्थात राज्य द्वारा पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, इसे लोक नियोजन के अवसर की समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किंतु संविधान में यह भी उल्लेखित है कि यह जो लोक नियोजन की रिक्तियां होंगी उसके अंतर्गत जो आरक्षण दिया जाएगा वो आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 16(5) में कहा गया है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित कोई पद उस विशिष्ट धर्म या विशिष्ट संप्रदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकता है जिससे वह संस्था संबद्ध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर के साथ साथ संरक्षणकारी भेदभाव का सामंजस्य भी किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उनका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है, किंतु हम अस्पृश्यता को यदि अर्थ समझने का प्रयास करें तो अस्पृश्यता दलित वर्गों को उनके जन्म के कारण हेय दृष्टि से देखा जाने से संबंधित है और संसद को ये प्राधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा इस अपराध के लिए दंड विहित करे। इस शक्ति के प्रयोग के लिए संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया था और 1976 में अब यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गया है। इसके अंतर्गत बहुत सी बातें हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था में जैसे अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्था में प्रवेश न देना दंडनीय अपराध होगा। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल में उपासना या प्रार्थना करने से निवारित नहीं किया जा सकता। किसी दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर पहुंचने के बारे में कोई निर्योग्यता आरोपित करना या किसी जलाशय, नल या जल के अन्य स्रोतों, मार्ग, शमशान या अन्य स्थान के संबंध में जहां सार्वजनिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं पहुंच के बारे में कोई भी निर्योग्यता अधिरोपित करना दंडनीय अपराध के अंतर्गत आएगा। और इस अधिनियम का प्रविषय 1976 में और भी बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना दंडनीय अपराध के अंतर्गत होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार पर, जाति व्यवस्था की परंपरा के आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराया जाना भी दंडनीय अपराध होगा।
अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है और उपाधि किसी भी नाम के साथ जुड़ी हुई संज्ञा होती है और ब्रिटिश शासन में यह शिकायत की जाती रही कि सरकार साम्राज्यवादी प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट करने के लिए उपाधि प्रदान करती थी और संविधान में इस दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य को उपाधियां प्रदान करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। किंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। अन्य सार्वजनिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय आदि अपने नेताओं और गुणीजनों को सम्मान यदि देती है, उपाधियां देती है तो वह दे सकती है और राज्य को भी सेना या फिर शिक्षा संबंधी सम्मान देने से नहीं रोका गया है और यद्यपि उनका उपयोग उपाधि के रूप में किया जा सकता है। राज्य को सामाजिक सेवा के लिए यदि कोई सम्मान या पुरस्कार देने से निवारित नहीं किया गया है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, किंतु शिक्षा और सामाजिक सेवा इत्यादि से संबंधित सम्मान देने से राज्य को निवारित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और अनुच्छेद 19(1) में सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता और कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। संविधान में ये सब स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, किंतु राज्यों को ये अधिकार है कि वो इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है और वह कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन इन स्वतंत्रताओं पर लगाए जा सकते हैं। उनमें से हम देखते हैं कि मानहानि, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार या सदाचार, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध उद्दीपन, लोक व्यवस्था, भारत की प्रभुता और अखंडता। ये विषय ऐसे हैं यदि इसके आधार पर राज्य चाहे तो युक्तियुक्त प्रतिबंध इन स्वतंत्रताओं पर लगा सकता है और राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध युक्तियुक्त है या नहीं, यदि इस संबंध में विवाद उत्पन्न होता है तो नागरिक उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में रिट लगा सकते हैं और उसके फैसले के आधार पर राज्य को भी वह फैसला मानना होगा और नागरिकों को भी वह फैसला मानना होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत भूतलक्षी दांडिक विधान का प्रतिषेध किया गया है। इससे तात्पर्य है कि घटना के पश्चात का विधान, अर्थात यदि किसी समय में किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है किंतु पश्चातवर्ती समय में उसके विषय में कोई कानून बनता है और वो भूतकाल में की गई घटना पश्चातवर्ती कानून के तहत यदि दंडनीय अपराध है तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 20 के हम देखते हैं कि उपअनुच्छेद 6 के अंतर्गत दोहरा दंडादेश या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना प्रतिषिद्ध करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनल केसेस में यदि कोई अपराध करता है और उसे जब दंड दे दिया जाता है तो उसे एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। और अनुच्छेद 20(ग) में हम देखते हैं कि स्वयं को अपराध में फंसाने के लिए विवश करना प्रतिषिद्ध करता है। अर्थात किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता एवं प्राणों की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। हम देखते हैं कि हमारे संविधान में 2 प्रकार से दैहिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। यह उपबंध करके कि किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इंग्लैंड के संविधान के समान ही भारत के संविधान में भी दैहिक स्वतंत्रता और बंदी प्रत्यक्षीकरण की
न्यायिक रिट द्वारा स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 21 ए संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के उप अनुच्छेद क के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से उसे यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 22 में किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार करने को प्रतिषिद्ध किया गया है। दूसरा, किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे विधि व्यवसायी अथवा वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा। और किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक किसी भी व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में समता और स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रदान किया गया है। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।